मैं बिजनेस ट्रिप से वापस आया था और अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था। जब मैंने दरवाजा खोला तो जूता कैबिनेट में पुरुषों के जूते की दो जोड़ियां रखी थीं, 46 नंबर की। मैं 42 नंबर पहनता हूँ। मुझे बेडरूम में अपनी पत्नी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वहां एक आदमी की आवाज भी थी। मैं बरामदे की तरफ टकटकी लगाए देखता रहा। ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग में किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। मेरे हाथ में हरे रंग के बॉल्स का एक डिब्बा भी था। मैंने ये उसके लिए हाई स्पीड ट्रेन स्टेशन पर खरीदा था। उसे यह खाना पसंद है। वे जूते शू कैबिनेट के निचले हिस्से में रखे थे। ग्रे स्नेकर्स, 46 नंबर। जूतों का निचला हिस्सा अभी भी कीचड़ से ढका हुआ था। मैं 42 नंबर पहनता हूँ। मेरा परिवार बिना किसी वजह के 46 नंबर के पुरुषों के जूते बाहर नहीं निकालेगा। बेडरूम का दरवाजा बंद है। मुझे दरवाजे के पार से हेमियाओं के हंसने की आवाज सुनाई दे रही है। मैंने लंबे समय से ऐसी हंसी नहीं सुनी थी। वह नखरे दिखा रही थी। उसकी आवाज में एक नाकिए भारीपन था। फिर एक आदमी की आवाज आई। मैं सुन नहीं पाया कि उसने क्या कहा, लेकिन लहजा कैजुअल और रिलैक्स्ड था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने ही घर में हो। मुझे नहीं पता कि मैं वहां कितनी देर खड़ा रहा, शायद 10 सेकंड, शायद 1 मिनट। मेरे हाथ से हरे रंग के बॉल्स जमीन पर गिर गए। मैंने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। जमीन पर गिरने की आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन शांत बरामदे में वो बहुत साफ सुनाई दी। मैं जल्दी से नीचे झुका और उसे उठा लिया। फिर मैंने एक ऐसा फैसला लिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं बाहर चला गया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे मैं अंदर आया था। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने हे मियाओ को एक वीचैट मैसेज भेजा। क्लाइंट के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। शुक्रवार को मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगा गले से बाहर निकल जाएगा। मैसेज भेजने के बाद मैं स्क्रीन को घूरता रहा। हे मियाओ ने जवाब दिया, ठीक है, अपनी सेहत का ख्याल रखना। उसने एक वेव सिंबल लगाया था। मैं उस वेव सिंबल को देखता रहा और काफी देर तक घूरता रहा। पहले मुझे ये क्यूट लगता था, अब मुझे इससे घिन आ रही है। जब मैं खड़ा हुआ तो मेरे पैर अभी भी थोड़े कांप रहे थे। जब मैं लिफ्ट की तरफ बढ़ा तो मैंने मुड़कर अपने घर के दरवाजे को देखा। दरवाजा बंद था। अंदर के लोगों को नहीं पता था कि मैं आया था। जब मैं नीचे गया तो पहली मंजिल पर डस्टबिन के पास से गुजरा और हरे बॉल्स को उसमें फेंक दिया। मैं घर नहीं गया। मुझे सोसाइटी के बाहर एक चेन होटल मिला, सबसे सस्ता वाला, 120 युआन प्रति रात। वो आदमी कौन था? मैंने याद करना शुरू किया। मैंने उन सभी पुरुषों को याद किया जिनके हे मियाओ के साथ रिलेशन थे। वो एक वुमेन्स क्लोथिंग स्टोर में काम करती है। सारे स्टोर्स महिलाओं के लिए हैं। मैंने उसके मोमेंट्स देखे हैं। वहाँ कुछ भी संदिग्ध नहीं है। उसका सोशल सर्कल बहुत छोटा है। सहकर्मियों के अलावा वे कुछ ही दोस्त हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। 1 मिनट रुको, 46? मेरी यादों से अचानक एक नंबर बाहर आया। पिछले महीने मैं लिफ्ट में ऑब्स्टर्स रहने वाले अपने पड़ोसी जेंग काई से मिला था। उसने नए स्नेकर्स पहने हुए थे। मैंने उससे पूछा कि उसके पैर कितने बड़े हैं। 46। बड़े पैरों के लिए जूते खरीदना मुश्किल होता है। मैंने उससे थोड़ी देर बात की। ये सच है, मेरे 42 नंबर के पैर भी काफी बड़े हैं। झेंगकाई ऊपर रहता है, 1062। वह मेरे ही ब्लॉक में है। वह कार ब्यूटी शॉप चलाता है। वह लंबा है और उसका मुंह बड़ा है। उसकी जुबान बहुत मीठी है। हम आधा साल से ज्यादा समय से दोस्त हैं। जब भी हम मिलते हैं तो वह मुझे फेंक के कहता है। एक बार जब मैं घर पर नहीं था, हे मियाओ ने कहा कि किचन का लाइट बल्ब खराब हो गया है। झेंगकाई ने उसे बदलने में मदद की थी। एक और बार भारी बारिश हो रही थी। हे मियाओ छाता ले जाना भूल गई थी। झेंगकाई उसे गाड़ी से वापस छोड़ गया। मैंने हे मियाओ से कहा था कि ऐसे पड़ोसी के साथ रहना अच्छा है। हे मियाओ ने मुस्कुराकर कहा था, हाँ हाँ, ये सच है, हाँ। मैं होटल के बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। लाइट्स थोड़ी टिमटिमा रही थी। टिमटिमाना, ये मेरी दिल की धड़कन की ही रिदम में था। मैं उस रात नहीं सोया। ऐसा नहीं था कि मैं सो नहीं सकता था, मेरी आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जो पहली चीज मैंने देखी थी वह 46 नंबर के जूतों की जोड़ी थी। अगली सुबह मैंने होटल में अपना मुंह धोया। शीशे में मैं थोड़ा अजीब लग रहा था। मेरी आंखें नीली पड़ गई थीं और चेहरा पीला था। मैंने पूरी रात इस बारे में सोचा, क्या होगा अगर मैं अभी वापस भागूं और उससे सवाल करूं? वह रोएगी, वह माफी मांगेगी, वह कहेगी कि उससे गलती हो गई। फिर मेरा डिवोर्स हो जाएगा। हमने शादी के बाद घर खरीदा था। डाउन पेमेंट मैंने दिया था, लेकिन डाउन पेमेंट का हिस्सा पति पत्नी की जॉइंट प्रॉपर्टी होता है। अगर हमारा सच में डिवोर्स हो गया तो वह काफी हिस्सा बांट सकती है। यह सोचकर मुझे बहुत घबराहट होने लगी। घर 89 स्क्वायर मीटर का था। मैंने इसके हर एक इंच के लिए कमाई की थी। मैंने 1 महीने की छुट्टी ली और हर दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर रहता था। सही खिड़की चुनने के लिए मैंने बालकनी पर 3 खिड़कियां पेंट की थीं। बाथरूम में ड्राई और वेट सेपरेशन का डिजाइन मैंने खुद बनाया था। किचन काउंटर टॉप का कलर चुनने के लिए मैं 4 हार्डवेयर मार्केट भागा था। ये मेरा घर है। अब जैंग नाम का आदमी स्लीपर पहनकर मेरे घर में घूम रहा है। वो मेरा सामान इस्तेमाल करता है और मेरे बिस्तर पर सोता है। बिल्कुल नहीं, मैं उसे इसका फायदा नहीं उठाने दूंगा। मुझे शांत होना होगा। शुक्रवार को मैंने अपना सामान लिया और घर गया जैसे मैं अभी ट्रेन से उतरा हूँ। जब मैंने दरवाजा खोला तो एक गहरी सांस ली। हे मियाओ सोफे पर थी। उसने अपना सिर तक नहीं उठाया। तुम वापस आ गए, खाना बर्तन में रखा है। मैंने शू कैबिनेट की तरफ देखा। 46 नंबर जूतों की वो जोड़ी गायब थी। सब साफ था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने हे मियाओ का चेहरा देखा। मैं 3 साल से ज्यादा समय से इस चेहरे को देख रहा हूँ। जब हम प्यार में थे तो मुझे लगता था कि वह सबसे खूबसूरत महिला है जो मैंने कभी देखी है। अब मैं उसे देखता हूँ तो मुझे सिर्फ ली फैन योंग की याद आती है। क्या हुआ?
तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हे मियाओ ने आखिरकार अपना सिर उठाया। कुछ नहीं, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। उसने आंखें मटका दी। तुम बहुत बातें करते हो। फिर वह अपने फोन को स्क्रॉल करती रही। वह अपने मुंह और पैरों से मुस्कुराई। मुझे नहीं पता कि वह मुझ पर मुस्कुराई या फोन पर। उस रात मैं हे मियाओ के बगल में लेटा हुआ था। तुमने अपनी आंखें बंद नहीं की थीं। वह गहरी नींद में सो रही थी। उसका फोन तकिए के नीचे था। जब वह सोती थी तो अपना फोन नहीं छिपाती थी। उसका फोन टी टेबल पर सोफे पर पड़ा रहता था। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि कौन इसे देख रहा है। उसने इसे छिपाना कब शुरू किया? मैंने सोचा। लगभग 2 या 3 महीने पहले। 2 या 3 महीने पहले और क्या हुआ था? उसने वर्कआउट करना शुरू किया था। उसका सहकर्मी उसे जिम ले गया था। वह काम के बाद घर नहीं आती थी। वह 1 घंटे के लिए जिम जाती थी। मैं खुश था। मैंने उसे वीचैट मैसेज भेजकर सेफ रहने के लिए कहा था। वह वापस आई और उसे पता चला। 2 या 3 महीने पहले उसने अपना शॉवर जेल बदल लिया था। उसने सुपरमार्केट से शिफूजिया की जगह एक ऐसा ब्रांड खरीदा जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। सफेद बोतल से मीठी खुशबू आती थी। मैंने उससे पूछा कि ये कहाँ से आया। उसने कहा कि ये सेल पर था। अब मैं सोचता हूँ कि उस ब्रांड का नाम क्या था। मैंने उसे सर्च किया। एक बोतल 300 युआन से ज्यादा की है। वह आमतौर पर 50 युआन की हैंड क्रीम खरीदी है। ये बहुत महंगा है। मैं 1 महीने पहले बिजनेस ट्रिप से वापस आया था। मुझे पता चला कि बेडशीट बदल दी गई है। ये वह नहीं है जो मेरे जाने से पहले बिछी थी। मैं हे मियाओ को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वह ऐसी इंसान है जो 2 दिनों तक पूल में पड़ी रह सकी है। उसने खुद आगे बढ़कर बेडशीट बदली जब तक कि सूरज पश्चिम से न निकल आए। मैंने मजाक में कहा था कि सूरज पश्चिम से निकला है। उसने कहा कि अगर ये गंदी लगेगी तो वह इसे बदल देगी। ये गंदी लग रही थी। जितना ज्यादा मैं सोचता उतना ही मैं सो नहीं पाता। रात के 3 बजे मैं उठा और लिविंग रूम में गया। मैंने फ्रिज खोला। उसमें बियर के 2 कैन थे। मैं बियर नहीं पीता। हे मियाओ भी नहीं पीती। मैंने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था, या शायद ध्यान दिया था लेकिन गंभीरता से नहीं लिया। मुझे लगा शायद वो इसे खाना पकाने के लिए लाई होगी। अब जब मैं बियर के इन 2 कैनों को देखता हूँ तो मुझे बस चक्कर आने लगा है। मैंने जानबूझकर ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। ऊपर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मैं काम पर गया। मैं हे मियाओ के लिए खाना बनाने के लिए ट्रिप से वापस आया। मैंने उसे इस और उस बात की शिकायत करते सुना, लेकिन मैंने उन डिटेल्स पर ध्यान देना शुरू कर दिया जिनकी मुझे पहले कभी परवाह नहीं थी। लिविंग रूम में मेहमानों के लिए स्लीपर्स रखी थीं। मेरे पास लिविंग रूम में 2 जोड़ी स्लीपर्स हैं, एक बड़ी और एक छोटी। छोटी वाली फीमेल गेस्ट्स के लिए है। मैंने इसे नहीं पहना है। मैं बड़ी वाली स्लीपर्स को देखने के लिए नीचे झुका हूँ। वे बहुत फ्लैट हो चुकी हैं। मैंने ये स्लीपर्स कई बार पहनी हैं। इसे किसने पहना? मेरे घर एक मेल गेस्ट आया था। मैं गिनता रहा। मेरे पापा यहाँ 2 बार आए थे। मेरा सहकर्मी लियो 1 बार आया था। बस इतना ही। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने इसे सिर्फ 3 बार पहना है। मुझे वॉशरूम जाने के बाद टॉयलेट रोल नीचे करने की आदत है। हे मियाओ एक महिला है। उसे टॉयलेट रोल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार जब मैं बिजनेस ट्रिप से वापस आया तो टॉयलेट रोल ऊपर उठा हुआ था। मुझे लगा कि शायद मैं जाने से पहले इसे नीचे करना भूल गया था। अब मुझे लगता है कि हर बार भूलना नामुमकिन है। जब मैं फर्श साफ करने गया तो मुझे अंदर बाल मिले। छोटे बाल मेरे बालों से भी छोटे थे, लेकिन यह जाहिर तौर पर हे मियाओ के बाल नहीं थे। ये हमेशा मेरी स्टडी के शेल्फ पर रहता था। एक बार जब मैं ट्रिप से वापस आया तो मैंने पाया कि कप लिविंग रूम में टी पॉट पर रखा था। उसमें चाय थी। मैं चाय नहीं पीता। हे मियाओ भी इस कप का इस्तेमाल नहीं करती। उसके पास अपना मग है। मैं उस दिन काफी देर तक उस कप को पकड़े रहा। जब मैं बिजनेस ट्रिपर था तो एक आदमी मेरे घर आया था। उसने मेरी स्लीपर्स पहनी और मेरा टॉयलेट इस्तेमाल किया। उसने मेरे बाथरूम में अपने बाल छोड़े। फिर उसने चाय बनाने के लिए मेरे कप का इस्तेमाल किया। मेरे घर में वह ऐसे रह रहा था जैसे वह अपने घर में हो। दोस्तों, क्या आप उस एहसास की कल्पना कर सकते हैं? ये गुस्सा नहीं है, ये घिन है। दूर से तैर कर आती हुई घिन। लेकिन मैंने इसे बर्दाश्त किया। मैंने इसे क्यों बर्दाश्त किया? क्योंकि सिर्फ ये डिटेल्स कुछ भी साबित नहीं कर सकी। वह कह सकती है कि उसने खुद स्लीपर्स पहनी थी। उसने टॉयलेट को छुआ था। उसने टॉयलेट में अपने बाल गिराए थे। उसने खुद कप का इस्तेमाल किया था। मुझे सॉलिड एविडेंस की जरूरत है। उस रात हे मियाओ नहाकर बाहर आई। वह सोफे पर बैठी और अपने बाल सुखाने लगी। मैं उसके बगल में बैठ गया और टीवी देखने का नाटक करने लगा। मेरी साइड विजन लगातार उस पर बनी हुई थी। वो किसे टेक्स्ट कर रही थी? वो बहुत तेजी से टाइप कर रही थी। वो बीच बीच में मुस्कुरा भी रही थी। कौन? वे किस बारे में बात कर रहे थे? वो इस तरह मुस्कुरा रही थी। हे मियाओ की टाइपिंग स्पीड मेरे बोलने की स्पीड से भी तेज है। सहकर्मी काम के बारे में बात करते थे। जब वो काम कर रही होती थी तब भी वो ऐसे ही मुस्कुराती थी। तुम इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? वो उठी और बेडरूम में चली गई। वो पहले ऐसी नहीं थी। जब वो अपना फोन इस्तेमाल करती थी तो मैं उसे देखता था। वो छिपाती नहीं थी। यहाँ तक कि वो खुद मुझे कुछ मजेदार दिखाने के लिए आगे आती थी। उसने बदलना कब शुरू किया? मैं बता नहीं सकता। बदलाव धीरे धीरे आए। जब आपको पता चला कि वो बदल गई है तो आपने कैमरा इंस्टॉल करने का फैसला किया। दीवार पर छोटे होम कैमरे। एक का मुंह दरवाजे की तरफ था, दूसरे का मुंह लिविंग रूम की तरफ था। हे मियाओ घर पर थी। मैंने उससे कहा कि हाल ही में सोसाइटी में किसी ने पार्सल फेंक दिया था। सोसाइटी मैनेजमेंट ने कैमरा लगाने का सुझाव दिया है। उसने इसे देखा और कहा बेडरूम की तरफ मत करना। ये अजीब लगता है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, लिविंग रूम और दरवाजा काफी है। मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है कि बेडरूम में क्या हुआ। मुझे बस ये जानना था कि कौन आया और कब आया। वो कितनी देर रुका। कैमरे के इंस्टॉलेशन के बाद मैंने इसे अपने फोन पर टेस्ट किया। पिक्चर बिल्कुल क्लियर है।
एंगल भी सही है, लिविंग रूम का पूरा व्यू, मुझे सोफा और टी टेबल दिख रहा है, बेडरूम की तरफ जाने वाला कॉरिडोर भी, मुझे शू कैबिनेट और दरवाजे के पास का गलियारा साफ दिख रहा है। इंतजार करना सबसे दर्दनाक होता है, क्या मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना चाहिए या नहीं। लेकिन हर बार निकलने से पहले मैं सोचता था कि इस बार मेरे फोन में क्या रिकॉर्ड होगा। पहली बिजनेस ट्रिप, कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। हे मियाओ नॉर्मल तरीके से काम पर गई। उसने रात में घर पर टीवी देखा और अपना फोन यूज किया। वह 11 बजे सोने चली गई। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ, तीसरी बार भी। मैं तो ये भी सोचने लगा था कि शायद मैं ही गलत था। शायद उस दिन जूते बस यूं ही वहां रखे थे। किसी दूसरे के शू कैबिनेट में अपने जूते कौन रखेगा। मैं इंतजार करता रहा। चौथी बिजनेस ट्रिप, कुछ हुआ। सही मायनों में कहूं तो वो मेरी चौथी बिजनेस ट्रिप थी ही नहीं। मैं गया ही नहीं। मैंने क्लाइंट को कॉल करके मिलने का समय बदल दिया। मैंने कंपनी के पास ही एक डे यूज होटल रूम ले लिया। सुबह 10 बजे हे मियाओ काम पर चली गई। दोपहर 2 बजे हे मियाओ वापस आ गई। आज कैमरे की स्क्रीन पर दरवाजा खोलने के बाद उसने सबसे पहले स्लीपर्स नहीं बदले और न ही बैग नीचे रखा, बल्कि अपना फोन निकाला और एक मैसेज भेजा। दोपहर 2:32 बजे कैमरे की स्क्रीन पर दरवाजा हिला, दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर आया, लंबा, होम शॉर्ट्स और स्लीपर्स पहने हुए। हाँ, स्लीपर्स। वह स्लीपर्स पहनकर अंदर आया था। वो ऊपर से स्लीपर्स पहनकर ही नीचे आया था। वह जूते बदलने में भी आलस कर गया, क्योंकि वह बहुत घुला मिला था। वह इस रास्ते पर बहुत बार आ जा चुका था। झेंकाई। मैंने साफ देखा, वह वहीं था। उसके अंदर आने के बाद हे मियाओ बेडरूम से बाहर आई। उसने बिना आस्तीन की एक ऐसी ड्रेस पहनी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, पिंक कलर की। वो बहुत छोटी थी। ये उस ढीले ढाले नाइट सूट जैसी बिल्कुल नहीं थी जो वो आमतौर पर मेरे सामने पहनती है। उसने इसे जानबूझकर बदला था। मैंने उन दोनों को लिविंग रूम के सोफे पर बैठते देखा। झेंकाई ने बहुत कैजुअल तरीके से अपना एक हाथ हे मियाओ के कंधे पर रखा। हे मियाओ उस पर झुक गई। वह मूवमेंट बहुत नेचुरल था। ऐसा लगा जैसे यह दृश्य पहले 100 बार दोहराया जा चुका हो। फिर वे दोनों उठे और बेडरूम की तरफ चले गए। जब वे कॉरिडोर के पास पहुंचे तो हे मियाओ ने लिविंग रूम की लाइट ऑफ कर दी। स्क्रीन पर अंधेरा छा गया। मैंने अपना फोन बंद कर दिया और रूम के बिस्तर पर बैठ गया। मेरी हथेलियों में पसीना आ रहा था। फोन की स्क्रीन गद्दे पर उल्टी पड़ी थी। मैं आगे नहीं देखना चाहता था। मुझे डर था कि इसे देखने के बाद मैं सीधे गाड़ी चलाकर घर वापस न चला जाऊं। मैं अभी तुरंत वापस नहीं भाग सका। अभी सही समय नहीं आया है। रात के करीब 8 बजे मैंने कैमरे की प्लेबैक रिकॉर्डिंग चलाई। झेंकाई जा चुका था। वह करीब 6 बजे निकला था। जाने से पहले वह थोड़ी देर लिविंग रूम में खड़ा रहा। उसने टी पॉट के पास रखा एक कप उठाया और एक घूंट पानी पिया। मेरा कप, जिस पर कंपनी का लोगो बना था। उसने पानी पिया और कप वापस रख दिया। फिर उसने अपने स्लीपर्स पहने और बाहर चला गया। दरवाजे के बंद होने की आवाज बहुत साफ थी। वह किसी चोर की तरह लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी चोर जैसे नहीं थे। बहुत शांत, यहाँ तक कि काफी रिलैक्स्ड, जैसे रात के खाने के बाद कोई टहलते हुए घर लौट रहा हो। मैंने वीडियो को थोड़ा पीछे किया। जब वे दोनों सोफे पर बैठे थे, झेंकाई ने कुछ कहा। हे मियाओ जोर जोर से हंसने लगी। वह उस पर झुक गई और उसे धीरे से मारा। जब वह मेरे साथ होती थी तो उसके हंसने का तरीका बिल्कुल अलग होता था। मेरे साथ वह ज्यादा नहीं हंसती थी। कभी कभार मुस्कुराती भी थी, तो बस फॉर्मेलिटी के लिए। लेकिन झेंकाई के साथ मैंने अपना फोन वापस रख लिया। ठीक है, अब बहुत हो गया। उस रात करीब 9 बजे हे मियाओ ने मुझे कॉल किया। हनी, तुम वापस कब आओगे? उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि मुझे अजीब लगने लगा। मैंने उसकी आवाज में इतने लंबे समय से ऐसी मिठास नहीं सुनी थी। परसों। क्या बात है? कुछ नहीं, बस घर का नल थोड़ा ढीला हो गया है। क्या तुम आकर देख सकते हो? नल ढीला है? मुझे लगभग हंसी ही आ गई। तुम ऊपर वाले झेंग भाई से मदद क्यों नहीं मांग लेती? क्या वह बहुत हेल्पफुल नहीं है? फोन पर एक सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। ओह, रहने दो, तुम्हारे वापस आने पर बात करेंगे। उसने फोन काट दिया। वह अभी भी इस मामले में शक से बचने की कोशिश कर रही है। दोपहर में जो कुछ उसने किया, उसके बाद भी वह रात में इस तरह की महिला होने का नाटक कर सकती है। दोस्तों, अब आपकी बारी है। आप इसे सह सकते हैं, लेकिन मुझे सहना होगा, क्योंकि एक वीडियो काफी नहीं है। मुझे और सबूत चाहिए। अगले 2 हफ्तों में मैं 3 बार ट्रिप पर गया। हर बार झेंकाई नीचे आता था। वह मेरे जाते ही दोपहर में आ जाता। समय लगभग फिक्स था, दोपहर 2 बजे से 2:30 के बीच। स्लीपर्स पहनकर दरवाजा धकेलकर अंदर आना। उसे तो बेल बजाने की भी जरूरत नहीं थी। उसके पास चाबी थी। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, उसके पास मेरे घर की चाबी थी। एक वीडियो बहुत साफ रिकॉर्ड हुआ था। हे मियाओ अभी तक वापस नहीं आई थी। झेंकाई ने चाबी निकाली और सीधे दरवाजा खोल दिया। अंदर आने के बाद वह फ्रिज के पास गया और बियर का एक कैन निकाला। वह सोफे पर बैठ गया और टीवी चालू कर लिया। उसने सोफे पर पैर ऊपर कर लिए और मेरे स्लीपर्स पहने रखे। मेरे लिविंग रूम में वे टीवी देख रहा था और मेरे फ्रिज से बियर पी रहा था, जैसे ये उसी का घर हो। हे मियाओ के वापस आने के बाद मैंने उसे सोफे पर देखा। कोई सरप्राइज नहीं था। उसने कपड़े ऐसे बदले जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वे दोनों एक दूसरे में खोने लगे। मैंने ये वीडियो बार बार देखे। ये खुद को तकलीफ देना नहीं था, ये हर एक डिटेल को याद रखने के लिए था। याद रखना कि उसने कितनी बार मेरे स्लीपर्स पहने, याद रखना कि उसने कितनी बार मेरा कप इस्तेमाल किया, याद रखना कि वह कितनी बार मेरे सोफे पर बैठा, जब तक कि हिसाब का दिन ना आ जाए। मैं उसके साथ एक एक चीज का हिसाब करना चाहता हूँ। मुझे हे मियाओ का वीचैट पासवर्ड पता है। वह अपनी बर्थ डेट के 6 डिजिट यूज करती है। जब से हम रिलेशनशिप में आए हैं, उसने इसे नहीं बदला है। सच कहूं तो
मैंने पहले कभी उसका फोन चेक नहीं किया था। ऐसा इसलिए नहीं था कि मुझे उस पर बहुत भरोसा था, हालांकि भरोसा तो था, बल्कि इसलिए कि मुझे कभी इसकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। लेकिन अब यह जरूरी था। मैंने उस रात उसके सोने का इंतजार किया। मैंने धीरे से तकिए के नीचे से उसका फोन निकाला, पासवर्ड भी डाला और अनलॉक किया। वीचैट चैट लिस्ट में सबसे ऊपर एक बिना सरनेम वाला निकनेम था। क्लोज होने के लिए पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं होती। मैंने चैट हिस्ट्री पर क्लिक किया। ये राजों से भरी पड़ी थी। मैंने हाल के दिनों की दोपहर की चैट्स देखना शुरू किया। आज छुट्टी का दिन है। ओके, तुम कब निकले? वो सुबह सुबह ही निकल गया। चिंता मत करो। तुमने अपना थर्मस कब कब धोया? पिछली बार मेरी चाय काफी थी। वो उसका कप है, मेरा नहीं है। तुम्हें इससे क्या मतलब? हाँ हाँ हाँ, तुम सच में कमाल हो। तुम्हें डर किस बात का है? वह बहुत बेपरवाह है। उसे याद ही नहीं रहता कि उसने कब कहाँ रखा था। मैं ऊपर स्क्रॉल करता रहा। क्या तुम कल रात उसके साथ सोई थी? गेस करो। सच कहूं तो नहीं। उसने मुझे छुआ तो मैंने कह दिया कि मैं थकी हुई हूं। बढ़िया, तुम बहुत होशियार हो। मेरे हाथ कांपने लगे। ये गुस्सा नहीं था, ये ठंडक थी, दिल से लेकर उंगलियों तक जम जाने वाली ठंडक। मैं ऊपर स्क्रॉल करता रहा। तुम्हारा पति एक महीने में कितना कमा लेता है? कभी 20,000 से 30,000 युआन, कभी बस कुछ हजार, वरना रोज कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर कोई कितना ही कमा लेगा। उसके हाथ देखो, बिल्कुल खुरदरे हैं, जैसे सैंड पेपर हो। तुम उसके साथ क्या पेंट करते रहते हो? उसका टूटा फूटा घर। हाँ हाँ, सही बात है, लेकिन वो घर सच में ठीक ठाक है, बुरा नहीं है। इंटीरियर उसने खुद किया था। ये मत कहो वो काम में अच्छा है, बस थोड़ा बोरिंग है। उसने मेरे घर को टूटा फूटा कहा। उसने इंटीरियर किया था। वो काम में अच्छा है, बस बोरिंग है। मैंने ये बातचीत एक एक शब्द करके पढ़ी। हर शब्द किसी सुई की तरह चुभ रहा था। वो कोई बहुत तेज दर्द देने वाली सुई नहीं थी, वो बहुत गहरी चुभने वाली सुई थी। शुरुआत में आपको एहसास नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर बाद खून बाहर आने लगता है। लेकिन मेरे लिए सबसे असहनीय बात यह नहीं थी। मैं और ऊपर स्क्रॉल करता रहा। मैं एक पुरानी चैट पर पहुंचा। वे दोनों मेरे बारे में बात कर रहे थे। तुम्हारे पति को पता तो नहीं चलेगा? नहीं, वो बहुत सीधा साधा इंसान है। वो कभी मेरा फोन नहीं देखा, ये तो अच्छी बात है। अगर उसे पता भी चल जाए तो भी मुझे डर नहीं है। वो क्या ही कर लेगा? तलाक देगा? उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं है। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? मैं उसे इतने सालों से जानती हूँ। मुझे नहीं पता क्या कि वह कैसा है। वह कोई हिम्मत वाला बंदा नहीं है। उसमें इतनी बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। वे अंत में कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने चुपचाप फोन को वापस हिमियाओं के तकिए के नीचे रख दिया। मैं उठा और बालकनी में चला गया। मैं वहां काफी देर तक खड़ा रहा। नीचे सोसाइटी में सन्नाटा था। स्ट्रीट लाइट से पेड़ की परछाई जमीन पर पड़ रही थी। तभी मुझे ऊपर दरवाजा बंद होने की आवाज आई। वह 1602 में झेंकाई का घर था। मैंने ऊपर देखा। उसकी बालकनी की लाइट अभी भी जल रही थी। वह आदमी मेरे सिर के ऊपर रहता था। वह रोज मेरे सिर पर पैर रखकर चलता था। दिन में मुझे फेंक गे कहता था और रात को मेरी पत्नी को बाहों में भरकर उसे लिटिल कैट बुलाता था। मैं रात के 2 बजे तक बालकनी में खड़ा रहा। हे मियाओ एक बार भी नहीं जागी। एक बातचीत और थी जो मैंने फोन बंद करने से ठीक पहले देखी थी। शायद उस दिन वीकेंड था। हे मियाओ ने घर पर खाना बनाया था। उसने फोटो खींचकर झेंकाई को भेजी थी। ये तुमने क्या बनाया है? तुमने मुझे नीचे खाने पर क्यों नहीं बुलाया? क्या तुम पागल हो? वो घर पर था। ये सब तुमने उसके लिए बनाया? तुमने बनाया? अगर नहीं बनाती तो उसे शक नहीं होता। जो तुमने उसके लिए बनाया वही मेरे लिए भी बना देती। तुम ज्यादा सोच रहे हो। उसके लिए तो मैंने इंस्टेंट नूडल्स बनाए थे। आगे एक हंसने वाला इमोजी था। उसके लिए बनाए इंस्टेंट नूडल्स। उस दिन उसने सच में मेरे लिए एक बाउल इंस्टेंट नूडल्स बनाए थे। उसमें एक उबला हुआ अंडा भी डाला था। मैंने उससे थैंक यू कहा था। उसने कहा था कोई बात नहीं। मुझे उस वक्त बहुत अच्छा लगा था। मेरी पत्नी ने मेरे लिए नूडल्स बनाए थे, भले ही सिंपल थे, लेकिन उसका ख्याल तो रखा। अब मुझे समझ आया कि उसी खाने में उसने झेंकाई के लिए टेबल भरकर पकवान बनाए थे और मेरे लिए सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स। मुझे उस दिन लगा था कि वह कितनी केयरिंग है। सच में कितनी केयरिंग। मुझे किसी की मदद की जरूरत थी, किसी दोस्त की नहीं। दोस्त मेरी मदद नहीं कर सकते थे। मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो मेरी ही सिचुएशन में हो। सही मायनों में कहूं तो मुझे वूटिंग की जरूरत थी। ऊपर रहने वाले झेंकाई की पत्नी, जो किंडरगार्टन में नैनी थी और रोज अपने 2.5 साल के बेटे को सोसाइटी में घुमाती थी। लेकिन मैं उससे कैसे कहता, नमस्ते भाभी, आपका पति मेरी पत्नी के साथ सो रहा है। मैंने अपने दिमाग में इस बात को 10 बार सोचा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे कहूं। मुझे डर था कि कहीं वह डर ना जाए या कहीं वह मेरी बात समझ ही ना पाए। क्या होगा अगर उसने भरोसा नहीं किया? क्या होगा अगर उसने भरोसा कर भी लिया लेकिन बर्दाश्त करने का फैसला किया? और अगर उसने उल्टा झेंकाए को ही बता दिया तो? तब तो मेरी पोल खुल जाती। मैं 3 दिनों तक हिचकिचाता रहा। इन 3 दिनों में हे मियाओ ने मुझसे 5-6 बार शिकायत की। कभी कहा कि जो फल मैं लाया था वे ताजे नहीं है। कभी कहा कि मैंने बर्तन साफ नहीं धोए, तो कभी कहा कि मैं रात में फोन देकर उसकी नींद खराब करता हूँ। मैंने सब बर्दाश्त किया। मुझे माफी मांगनी चाहिए थी, सो मैंने मांगी। हे मियाओ मुड़ी और चली गई। मैंने उसके पीछे से देखा कि उसने अपना फोन उठाया और फिर से टाइप करना शुरू कर दिया। वह मुस्कुरा रही थी। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता था। शनिवार की दोपहर मैं सोसाइटी में 2 घंटे से ज्यादा समय तक मंडराता रहा। आखिरकार मैंने वोटिंग को अकेले बच्चे की ट्रॉली लाते देखा। झेंकाई वहां नहीं था, शायद अपनी दुकान पर गया हुआ था। जब मैं उसकी तरफ बढ़ा तो मेरी धड़कन तेज हो गई। वो भाभी। वोटिंग मुझे देखकर थोड़ी हैरान हुई। क्या हुआ फेंक्युआन, क्या हम कुछ मिनट बात कर सकते हैं? उसने मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस देखे। शायद उसे लग गया था कि मेरी हालत ठीक नहीं दिख रही है।
ठीक है, क्या बात है? मैंने अपना मुंह खोला और फिर बंद कर लिया। मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। मैं एक औरत के सामने खड़ा था और उसे बताने जा रहा था कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। चाहे कोई भी हो, ऐसा बात बोलना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। आखिरकार मैंने बातें घुमाना बंद कर दिया। मैंने अपना फोन निकाला और वही वीडियो प्ले किया। झिंगकाई स्लीपर्स पहने ऊपर से मेरे दरवाजे तक चला आ रहा था। फिर मैंने वो क्लिप दिखाई जहां वह चाबी से दरवाजा खोल रहा है। टाइम बिल्कुल साफ दिख रहा था। वुटिंग ने फोन लिया और करीब 10 सेकंड तक नीचे देखती रही। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन मैंने ध्यान दिया कि बेबी कार्ट पर उसकी पकड़ थोड़ी तेज हो गई और उसके हाथ कांपने लगे। ये कब की बात है? पिछले हफ्ते बुधवार दोपहर 2:30 बजे उसका हाथ कांप उठा। तब मैं किंडरगार्टन में थी। उसने मुझे फोन वापस लौटा दिया। उसने नीचे अपनी ट्रॉली में बैठे बेटे को देखा। वह छोटा बच्चा दांतों से ग्राइंडिंग स्टिक चबा रहा था और उसकी लाल टपक रही थी। वह काफी देर तक चुप रही। मुझे लगा वह रोने लगेगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपना सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें सूखी थीं। क्या कुछ और भी है? मैंने उसे चैट के स्क्रीनशॉट्स भेजे। वह एक एक करके स्क्रॉल करती गई और बहुत ध्यान से सब कुछ पढ़ा। मैंने तुम्हारे पति को देखा, तुम्हें पता नहीं चला ना? उस वक्त उसके होंठ थोड़े हिले। जब उसने वो लाइन पढ़ी कि उसने मेरे लिए इंस्टेंट नूडल्स बनाए थे, तो उसने एक ठंडी सांस ली। और जब उसने झेंगकाई का मैसेज पढ़ा कि उसकी बॉडी तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, तो उसका हाथ वहीं रुक गया। वो कम से कम 10 सेकंड तक उस एक लाइन को घूरती रही। फिर उसने फोन मुझे वापस दे दिया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस में कोई बदलाव नहीं था, लेकिन उसके होंठ बहुत कसकर बिंचे हुए थे। अब तुम क्या करने वाले हो? उसने मुझसे पूछा। मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता, बस इसे ऐसे ही नहीं भूल सकता, ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। उसने इन शब्दों को दोहराया। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। कौन कहता है कि इसे ऐसे ही छोड़ दें? उसने मेरी तरफ देखा। चलो कोई रास्ता निकालते हैं। हम दोनों सोसाइटी के पार्क में एक बेंच पर बैठ गए। सूरज डूबने वाला था। पास के घास के मैदान पर कुछ बुजुर्ग टहल रहे थे और दूर कुछ बच्चे एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। ये एक बेहद नॉर्मल शाम थी। इतनी नॉर्मल कि इस सिचुएशन में बहुत अजीब लग रही थी। इस सोसाइटी का हर इंसान अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, सिवाय मेरे और वुटिंग के। सिर्फ हम जानते थे कि ऊपर नीचे के दो परिवारों में कितनी असामान्य चीज चल रही है। मेरे पास सारे सर्विलांस वीडियो हैं, मैंने कहा, और चैट रिकॉर्ड्स के स्क्रीनशॉट्स भी। क्या इतना काफी है? अगर सिर्फ तलाक चाहिए तो बहुत है, लेकिन तुम सिर्फ तलाक नहीं चाहते है ना? वुटिंग ने मेरी तरफ देखा। तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि उन्हें पता चले कि मैं सह नहीं रहा था, बल्कि सही मौके का इंतजार कर रहा था। वुटिंग थोड़ी देर खामोश रही। मेरा एक सवाल है, तुम्हें ये सब कब पता चला? 1 महीने से भी कम समय हुआ है। उसने सिर हिलाया। 1 महीना? और तुम 1 महीने तक फटे नहीं? मैं समझ सकती हूँ। वो खड़ी हुई और बच्चे का कंबल ठीक किया। मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? जब भी तुम कुछ करो मुझे कॉल करना, अकेले मत करना। मैंने वुटिंग के साथ एक प्लान बनाया। प्लान कोई मुश्किल नहीं था। अगली बार जब मैं किसी बिजनेस ट्रिप पर जाने का नाटक करूंगा और झेंगकाई नीचे आएगा, जब वे दोनों मेरे घर में होंगे, तब मैं और वुटिंग एक साथ वहां पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले हमें और सबूत जुटाने थे। 1 या 2 बार को तो गलती या एक्सीडेंट कहा जा सकता है, लेकिन 5 या 6 बार फिर कोई बहाना नहीं चलेगा। आगे चलकर चाहे कोर्ट जाना पड़े या शर्तों पर बात करनी हो, जितने ज्यादा सबूत होंगे उतना अच्छा रहेगा। वुटिंग ने मुझसे पूछा कि मैं इस दौरान घर पर कैसे रिएक्ट करता हूँ। बिल्कुल नॉर्मल। उसे कुछ भी अजीब महसूस नहीं होने देता। जानते हो सबसे मुश्किल काम क्या है? क्या? उसने पूछा। रात को उसके बगल में लेटना, उसके खर्राटों की आवाज सुनना और खुद को उसे बिस्तर से नीचे लात मारने से रोकना। उसने सिर हिलाया। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी इसी दौर से गुजर रही हूँ। रोज रात झेंगकाई के बगल में लेटना, उसे फोन पर मैसेज टाइप करते सुनना और हाथ से फोन छीनकर जमीन पर पटकने की इच्छा को दबाना। लेकिन मुझे बर्दाश्त करना था। मैं 2 बार बिजनेस ट्रिप पर गया। हर बार निकलने से पहले मैं कैमरे का एंगल और पावर चेक करता और हर बार वापस आकर ऐसे बिहेव करता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वीडियो का कलेक्शन बढ़ता जा रहा था। उनमें से एक हिस्सा बहुत दिल दुखाने वाला था। उस दिन झेंगकाई थोड़ा जल्दी आ गया था। हे मियाओ अभी तक वापस नहीं आई थी। उसने खुद चाबी से दरवाजा खोला। वह लिविंग रूम में घूमता रहा। उसने फ्रिज खोला और उसमें सामान टटोला। उसने 1 दिन पहले मेरे खरीदे हुए स्ट्रॉबेरी का डिब्बा निकाला। फिर वह बालकनी में गया और मेरी बालकनी पर खड़े होकर सिगरेट पीने लगा। उसने सिगरेट की राख उस स्नेक प्लांट / बेल पर गिराई जो मैंने उगाई थी। वह पौधा मेरी माँ गांव से लाई थी। उन्होंने कहा था कि ये घर की हवा और सेहत के लिए अच्छा होता है। मैंने उसे घर में रखा था, जहां बैठकर मैं किताबें पढ़ता था। उसने उसकी राख उसी पर झाड़ दी। सिगरेट खत्म करने के बाद उसने उसे बालकनी के कोने में रखे एक गमले में बुझा दिया। उसका यह एक्शन बहुत कैजुअल और नेचुरल था। साफ था कि वो ये पहली बार नहीं कर रहा था। मुझे पहले भी गमले में सिगरेट के टुकड़े मिले थे। तब मुझे लगा था कि ऊपर से किसी ने फेंका होगा। वह आसमान से नहीं गिरा था, सीधे ऊपर वाले घर से नीचे आया था। हे मियाओ का रवैया मेरे प्रति दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। जब मैं काम से वापस आता तो वह मुझे देखकर मुंह बनाती, तुम हमेशा धूल मिट्टी से भरे क्यों रहते हो? ऑफिस और कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने पर धूल तो लगेगी ही, लेकिन उसने पहले कभी यह नहीं कहा था, क्या तुम ये जूते पहनना बंद नहीं कर सकते? इसका चमड़ा छिल चुका है।
मैं वे जूते 2 साल से पहन रहा था। थोड़े पुराने जरूर थे, लेकिन साइट पर जाने के लिए नए जूते कौन पहनता है? क्या तुम खाना खाते वक्त मुंह से इतनी आवाज करना बंद कर सकते हो? क्या मैं आवाज करता था? शायद करता होऊंगा, लेकिन उसने पहले कभी ऐसा नहीं कहा था। मुझे वजह पता थी, मुझे उसके बोलने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद समझता था, क्योंकि अब उसके पास एक कंपैरिजन काउंटर पार्ट था। जेंग काई के सामने मैं उसे किसी काम का नहीं लगता था। जेंग काई की जुबान मीठी थी, मुझे बातें बनाना नहीं आता था। जेंग काई हमेशा टिप टॉप रहता था, मेरे कपड़ों पर धूल होती थी। जेंग काई की अपनी दुकान थी, मैं कंपनी में जॉब करता था। जब किसी इंसान की जिंदगी में कोई दूसरा कंपैरिजन आ जाता है तो उसका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। अगर आपका पार्टनर अचानक आप में कमियां निकालने लगे तो समझ जाओ कि उसकी जिंदगी में कोई दूसरा इंसान आ चुका है। मैं खुद इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा था। मुझे वुटिंग का भी एक मैसेज आया। उसने बताया कि जेंग काई भी काफी बदल गया है। पहले वो घर आकर सोफे पर पड़ा पड़ा फोन चलाता रहता था, लेकिन अब वो अपने लुक पर ध्यान देने लगा था। उसने एक नई परफ्यूम स्लैश कलोन की बोतल खरीदी थी। बाहर जाने से पहले वह शीशे के सामने घंटों अपने बाल सेट करता था। उसने 2 नए कपड़े भी खरीदे थे। वुटिंग ने कहा कि हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं। जब वह मुझे इम्प्रेस कर रहा था तब भी उसने इतना ध्यान नहीं दिया था। वुटिंग की टोन में कोई इमोशन नहीं महसूस हो रहा था। तुमने कैसे रिएक्ट किया? मैंने पूछा। मैंने उसकी तारीफ की। मैंने कहा, हनी तुम आजकल ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। उसने क्या कहा? किसी बेवकूफ की तरह मुस्कुरा दिया। एक और बात थी, वुटिंग ने बताया कि जेंग काई आजकल रात में बार बार टॉयलेट जाता है। पहले वो एक बार में सो जाता था, लेकिन अब रात में 2-3 बार उठता है। उसने नोटिस किया कि वो टॉयलेट यूज करने नहीं बल्कि मैसेज भेजने जाता है। दरवाजा बंद करके मैसेज भेजता है और फिर आकर सो जाता है। जानते हो सबसे गंदी बात क्या है? वुटिंग ने कहा, मैसेज भेजकर बिस्तर पर वापस आने के बाद वो मुझे गले लगा लेता है। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या कहूँ। जब वो मुझे छूता है तो मुझे उल्टी आने लगती है। मेरी आखिरी ट्रिप से ठीक पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने मुझे लगभग हिलाकर रख दिया। उस दिन मैं काम से थोड़ा जल्दी आ गया था। मैं किचन में खाना बना रहा था और हे मियाओ लिविंग रूम में फोन देख रही थी। मैंने ऐसे ही पूछ लिया, आज रात क्या खाओगी? हे मियाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने किचन से बाहर झांका। वो फोन की स्क्रीन को घूरते हुए मुस्कुरा रही थी, बिल्कुल वैसी ही हंसी जैसी वह वीडियो में जेंग काई को देखकर हंसती थी। मैंने उसे तीसरी बार आवाज दी, हे मियाओ। तब जाकर उसने सुना। उसने सिर उठाया। क्या है? उसके चेहरे का एक्सप्रेशन 1 सेकंड में बदल गया। मिठास से सीधे चिड़चिड़ाहट में। बदलने की स्पीड ऐसी थी जैसे कोई किताब का पन्ना पलट दे। मैंने पूछा कि आज रात क्या खाओगी? टमाटर अंडे की सब्जी बना दूं? ठीक है। उसने फिर से फोन में देखना शुरू कर दिया। मैं किचन में खड़ा था। मेरे हाथ में एक अंडा था। मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे दबाया। वह लगभग फूटने ही वाला था, लेकिन आखिरकार मैंने उसे बाउल में रख दिया। अभी सही वक्त नहीं आया था, बहुत जल्द आने वाला था। तभी मेरी माँ अस्पताल में भर्ती हो गई। इमरजेंसी गैस्ट्रोएंटेराइटिस, पेट में इन्फेक्शन। आधी रात को जब माँ का फोन आया तो उनकी आवाज बदली हुई थी। बेटा पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, सहा नहीं जा रहा। मैं तुरंत गाड़ी चलाकर उन्हें लेने गया और शहर के बड़े अस्पताल के इमरजेंसी में ले गया। पर्ची कटवाई, ड्रिप लगवाई, सब सेटल होते होते 3 घंटे से ज्यादा लग गए। माँ बेड पर लेटी थीं, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। ड्रिप एक एक बूंद करके गिर रही थी। मैं पास में रखी फोल्डिंग कुर्सी पर बैठा रहा। अगली सुबह मैंने हे मियाओ को कॉल किया और उसे सिचुएशन बताई। क्या मम्मी की हालत ज्यादा खराब है? अभी ड्रिप चढ़ रही है। डॉक्टर ने कहा है कि कम से कम 3 दिन भर्ती रहना पड़ेगा। तो तुम्हें इन दिनों अस्पताल में ही रहना होगा। हाँ, मैं दिन में काम करूंगा और रात को माँ के पास रहूंगा। पापा के पैरों में तकलीफ है, उनका बार बार ऊपर नीचे करना आसान नहीं है, इसलिए मुझे ही संभालना पड़ेगा। ओह। मैं थोड़ी देर इंतजार करता रहा। मुझे लगा वह कहेगी कि मैं भी अस्पताल आ जाती हूँ मदद के लिए, या क्या मैं कुछ खाने को भेज दूं, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो मैंने खुद ही बोल दिया, क्या तुम इन 2 रातों में से एक रात अस्पताल आ सकती हो? एक रात संभाल लोगी तो मुझे थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। मुझसे सच में अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। हे मियाओ 2 सेकंड के लिए खामोश रही। मुझे कल काम पर जाना है, मैं अस्पताल में कैसे सो सकती हूँ? तुम्हें तो पता ही है। फिर तुम किसी केयर टेकर स्लैश दाई को रख लो। दिन के 300 युआन से ज्यादा का खर्चा आता है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि मैं काम पर नहीं जा रही हूँ। उसने फिर वही बहाना बनाया। वैसे भी तुम अपनी माँ के ज्यादा करीब रहे हो, वह किसी और से काम कराने को तैयार भी नहीं होंगी। मैंने आगे कुछ नहीं कहा। ठीक है। मैंने फोन काट दिया और उसे हाथ में पकड़े रखा। ऐसा लगा जैसे मेरी पीठ पर बहुत भारी वजन आ गिरा हो। मेरी माँ मेरे पास लेटी थी। उन्होंने उलझन में पूछा, मियाओ मियाओ से बात हुई क्या? वह काम से छुट्टी नहीं ले सकती? अरे उसे दोष मत दो, आजकल के युवा काम में बहुत बिजी रहते हैं। तुम उसके साथ अच्छे से रहना। हाँ। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। गलियारे में आती धूप बहुत सफेद और आंखों को चौंधिया देने वाली थी। उस रात मैं पूरी रात अस्पताल में ही रुका। सुबह 3 बजे मेरी माँ सो गईं। उनकी सांसें धीरे धीरे शांत हो गईं। मैंने अपना मोबाइल फोन निकाला और आदत के मुताबिक कैमरा चालू किया। जैसे ही स्क्रीन जली मैं सुन्न पर डीएच गया। लिविंग रूम की लाइट ऑन थी। सुबह के 3 बजे लिविंग रूम की लाइट जलने का कोई मतलब नहीं था। वह तो आम तौर पर 11 बजे से पहले ही लाइट बंद करके सोने चली जाती थी। मैंने सोफे वाले लिविंग रूम के व्यू पर स्विच किया। 2 लोग, हे मियाओ और जेंग काई, टीवी देख रहे थे। सुबह के 3 बजे
जब मैं अस्पताल में अपनी बीमार माँ के पास बैठा था, वह घर पर किसी दूसरे आदमी के साथ टीवी देख रही थी। टी टेबल पर 2 बाउल रखे थे। मैंने झूम इन करके देखा, उसमें दलिया स्लैश खिचड़ी थी। मैंने सुबह निकलने से पहले अपनी माँ के लिए दलिया बनाया था। मुझे डर था कि माँ को आधी रात में भूख न लग जाए, इसलिए मैंने एक पतीला दलिया बनाकर राइस कुकर में वार्म मोड पर रख दिया था। निकलने से पहले मैंने हे मियाओ से कहा था कि वह एक बाउल पैक करके रख दे ताकि अगले दिन मैं उसे अस्पताल ले जा सकूं। लेकिन अब वहां 2 बाउल रखे थे और 2 लोग थे। मैंने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया और काफी देर तक अस्पताल के गलियारे में बैठा रहा। दूसरे वार्ड में कोई खांस रहा था। नर्स ट्रॉली धक्का देते हुए मेरे सामने से गुजरी। मेरे सिर के ऊपर रोशनी चमक रही थी। सब कुछ नॉर्मल था, सिर्फ मैं एबनॉर्मल था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने कभी मेरी चीजों की परवाह नहीं की। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो मेरी माँ की तबीयत काफी बेहतर थी। वह बिस्तर पर बैठकर खाना खा रही थी। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेटा तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया, तुम घर जाओ, मैं खुद संभाल लूंगी। कोई बात नहीं, मैं आपके साथ रुका हूँ। तुम जाओ और अपनी पत्नी के साथ रहो, वह घर पर अकेली बोर हो रही होगी। मैं हंस पड़ा। वह अकेली नहीं थी, वह बिल्कुल भी अकेली नहीं थी। माँ के डिस्चार्ज होने के तीसरे दिन मैं फिर से बिजनेस ट्रिप पर जाने का नाटक करने लगा। ये आखिरी बार था। निकलने से पहले मैंने घर पर आखिरी तैयारी की। सारे जरूरी पेपर्स स्लैश डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित जगह ट्रांसफर कर दिए गए थे। कैमरे की मेमोरी फुल थी, पावर और एंगल सही कर दिया गया था। मैंने जानबूझकर टी टेबल पर ताजी स्ट्रॉबेरी का एक डिब्बा छोड़ दिया। मुझे पता था कि झेंग काई को यह खाना पसंद है। पिछले वीडियो में उसने मेरी स्ट्रॉबेरी खाई थी। आखिरकार मैंने उसे एक तरह से दावत पर बुलाया था। जब मैंने हे मियाओ को अलविदा कहा तो उसने बहुत नाटक किया। उसने मेरे कपड़े ठीक किए, रास्ते में ध्यान से जाना, जल्दी वापस आना। उसने मेरे गाल पर किस भी किया। उसके होंठ ठंडे थे। मुझे लगा कि वह आज बहुत खुश दिख रही थी, क्योंकि मेरे जाते ही वह पूरी तरह आजाद होने वाली थी। मैं अपना सामान लेकर सोसाइटी के गेट से बाहर निकला। मैंने गाड़ी एक अंडरग्राउंड पार्किंग में पार्क की। मैंने वुटिंग को मैसेज भेजा, मैं निकल गया हूँ। वुटिंग ने जवाब दिया, मैंने बच्चे को ले लिया है और अपनी सास के घर छोड़ दिया है, मैं तुमसे कभी भी मिल सकती हूँ। फिर मैंने इंतजार किया। दोपहर 2:08 बजे मेरे फोन पर कैमरे का नोटिफिकेशन आया, मोशन डिटेक्टेड। मैंने दरवाजे वाले स्क्रीन पर क्लिक किया। दरवाजा बाहर से खोला गया था। झेंग काई शॉर्ट्स और स्लीपर्स पहने हुए था। उसने हाथ में एक प्लास्टिक बैग पकड़ा था जिसमें शायद बियर के 2 कैन थे। अंदर आने के बाद उसने नाइकी के स्लीपर्स पहने। वह बड़ा वाला जोड़ा उसी का था। वो लिविंग रूम में गया। उसने बियर को फ्रिज में रखा। फिर उसकी नजर टी टेबल पर रखी स्ट्रॉबेरी पर पड़ी। उसने एक स्ट्रॉबेरी उठाई और अपने मुंह में चबाने लगा। उसने सिर हिलाया। वह काफी सेटिस्फाइड लग रहा था। मैं स्क्रीन को घूरता रहा। तुम आराम से खाओ, कोई जल्दी नहीं है। दोपहर 2:15 बजे हे मियाओ बेडरूम से बाहर आई। उसने फिर से वही पिंक स्लीवलेस ड्रेस पहनी हुई थी। वह झेंग काई के पास गई। दोनों ने आपस में कुछ बातें की जो मैं साफ नहीं सुन सका। फिर वे दोनों बेडरूम में चले गए। हे मियाओ ने मुड़कर लिविंग रूम की लाइट ऑफ कर दी। मैंने वुटिंग को मैसेज भेजा, मैं अंदर जा रहा हूँ, चलो। पार्किंग से सोसाइटी तक गाड़ी चलाने में मुझे 15 मिनट लगे। रास्ते का हर रेड लाइट बहुत लंबा लग रहा था। जब मैं सोसाइटी की बिल्डिंग के नीचे पहुंचा तो वुटिंग पहले से ही गेट पर इंतजार कर रही थी। उसने ब्लैक टी शर्ट पहनी थी और पोनीटेल बांधी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वह मुझसे भी ज्यादा शांत दिख रही थी। हम दोनों एक साथ लिफ्ट से ऊपर गए। लिफ्ट में कोई कुछ नहीं बोला। जब हम 15वीं मंजिल पर पहुंचे तो मैंने अपने घर की चाबी निकाली। चाबी डालते ही दरवाजा आसानी से खुल गया। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। बरामदे की लाइट चालू नहीं थी और न ही लिविंग रूम की। शू रैक पर झेंग काई के जूते बिखरे पड़े थे, जैसे वह चिल्ला कर कह रहे हो, मैं यहाँ हूँ, क्या कर लोगे। मैंने और वुटिंग ने एक दूसरे को देखा और अंदर कदम रखा। लिविंग रूम में कोई नहीं था। टी टेबल से कुछ स्ट्रॉबेरी गायब थी। बेडरूम से आवाजें आ रही थीं। मैं बेडरूम के दरवाजे तक गया। मैंने एक गहरी सांस ली और दरवाजे को जोर से धकेल कर खोल दिया। हे मियाओ चीख उठी। ये एक अनकंट्रोल्ड चीख थी। वह पूरी तरह डर गई थी। झेंग काई का रिएक्शन उससे भी तेज था। वह बिस्तर से नीचे कूद पड़ा और लगभग गिरते गिरते बचा। 4 लोग, 2 बिस्तर पर, 2 दरवाजे पर। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वक्त जैसे थम सा गया था। लगभग 3 सेकंड तक किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। हे मियाओ की आंखें बहुत बड़ी हो गई थीं। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था, लेकिन उसके मुंह से दूसरी चीख नहीं निकल सकी। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसके चेहरे का सारा खून पल भर में उड़ गया। झेंग काई की हालत तो और भी खराब थी, क्योंकि उसने सिर्फ मुझे ही नहीं देखा था। उसने मेरे पीछे खड़ी अपनी पत्नी वुटिंग को भी देख लिया था। उसका चेहरा लाल से सफेद और फिर सफेद से नीला पड़ गया। 3 सेकंड में 3 रंग बदल गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता कि यह सवाल मेरे लिए था या वुटिंग के लिए। खैर, उसने बात पूरी नहीं की। वुटिंग ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वह मेरे पीछे से निकलकर सीधे बिस्तर के पास गई। उसने नीचे पड़ी हे मियाओ को देखा। लगभग 5 सेकंड तक उसे ऊपर से नीचे घूरती रही। हे मियाओ ने चादर को अपने शरीर पर खींच लिया। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। वुटिंग ने अपना मुंह खोला। उसकी आवाज में कोई चीख पुकार नहीं थी, लेकिन उसका एक एक शब्द शीशे की तरह साफ सुनाई दे रहा था। ये जो स्लीवलेस ड्रेस तुमने पहनी है,
ये उसने तुम्हें खरीद कर दी है ना? हे मियाओ कुछ नहीं बोली। उसने बुजुर्गों से पैसे लिए और तुम्हारे पहनने के लिए कपड़े खरीदे। हे मियाओ फिर भी चुप रही। उसके होंठ कांप रहे थे। वुटिंग ने सिर हिलाया। ओके, बस यही एक शब्द उस पर थप्पड़ मारने से भी ज्यादा खौफनाक था, क्योंकि ये बहुत ठंडा था। ये शब्द वुटिंग के मुंह से बिना किसी इमोशन के निकला। न कोई गुस्सा, न कोई दुख, न कोई नफरत, बस एक शब्द, जैसे उसने किसी बात को कंफर्म कर लिया हो। और कंफर्म करने के बाद अब हिसाब शुरू करने का वक्त था। झेंग काई आखिरकार होश में आया। वह पहनने के लिए अपने कपड़े ढूंढने लगा। उसके हाथ घबराहट में कांप रहे थे। वह बेडसाइड पर सामान टटोल रहा था। मैं चलकर बिस्तर के पास गया। मैंने अपनी कुर्सी पर उसकी शर्ट टंगी देखी। मैंने उसे उठाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। इसे पहन लो। जब उसने शर्ट ली तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह मेरी आंखों में आंखें डालकर देख सके। हे मियाओ की आवाज आखिरकार निकली। फेंग युआन, मेरी बात सुनो। कोई जल्दी नहीं है। मैंने बैठने के लिए एक कुर्सी निकाली। पहले अपने कपड़े पहन लो, आराम से पहन लो, आज हमारे पास बहुत टाइम है। मेरी आवाज इतनी फ्लैट और नॉर्मल थी कि मुझे खुद अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी ऐसी बात पर चर्चा कर रहा हूं जिसका मुझसे कोई लेना देना ही ना हो। हे मियाओ ने चादर को और कसकर पकड़ लिया। उसकी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। तुम बाहर जाओ। तुम पहले बाहर जाओ, मैं कपड़े पहन लूं। ये मेरा घर है, तुम मुझे बाहर जाने को कह रही हो? हे मियाओ कुछ नहीं बोल सकी। पास खड़ी वुटिंग अचानक हंस पड़ी। वह हंसी किसी भी चीख से ज्यादा भयानक थी। 5 मिनट बाद चारों लोग लिविंग रूम में बैठे थे। हे मियाओ टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर सोफे के एक कोने में बैठी थी। झेंग काई दूसरी तरफ बैठा था। दोनों के बीच 1 मीटर से ज्यादा की दूरी थी। कोई एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहा था। मैं और वुटिंग सामने बैठे थे। माहौल में इतना सन्नाटा था कि फ्रिज के कंप्रेसर की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। मैंने सबसे पहले मुंह खोला। ये सब कब से शुरू हुआ? किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा पूछा, ये कब से शुरू हुआ? झेंग काई ने अपना सिर नीचा कर लिया और चुप रहा। हे मियाओ ने अपने होंठ काट लिए और कुछ नहीं बोली। मैंने अपना फोन निकाला और कैमरे की हिस्ट्री रिकॉर्डिंग चालू कर दी। बिल्कुल शुरुआती हिस्सा, पहली बार जब झेंग काई को मेरे दरवाजे पर कैप्चर किया गया था। वो वीडियो स्क्रीन पर चलने लगा। झेंग काई ने नजरें उठाकर स्क्रीन देखी और फिर तुरंत अपना सिर झुका लिया। जब हे मियाओ ने वह वीडियो देखा तो उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। तुमने घर में कैमरा लगाया था? हाँ, 1 महीने से भी ज्यादा हो गया। तुम लोगों ने मेरे घर में क्या क्या किया, क्या क्या बातें की, सब इसमें रिकॉर्ड है। मैंने फोन की तरफ इशारा किया। क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे तुम्हारे लिए प्ले करूं? बस करो। हे मियाओ अचानक तेज आवाज में चिल्लाई। इसे बंद करो। मैं इसे बंद नहीं करूंगा, इसे चलने दो। मैंने वीडियो को झेंग काई के मेरे कप से चाय पीने वाले सीन पर पॉज किया। मैंने झेंग काई की तरफ देखा। क्या ये चाय अच्छी थी? वो एक शब्द भी नहीं बोल सका। वीडियो में आगे झेंग काई मेरी बालकनी में खड़े होकर सिगरेट पी रहा था। बालकनी में सिगरेट पीना, सिगरेट का धुआं उस स्नेक प्लांट स्लैश बेल पर गया था। वह पौधा मेरी माँ अपने गांव से लाई थी। तुमने उस पर सिगरेट का धुआं और राख छोड़ी, तुम्हें पता भी है? झेंग काई अपनी जगह पर थोड़ा हिला। वह अब भी कुछ नहीं बोला। तभी वो टिंग अचानक उठी और झेंग काई के पास गई। उसने अपना हाथ उठाया और उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज बहुत तेज और साफ थी। थप्पड़ झेंग काई के चेहरे पर पड़ा, लेकिन उसकी पलटकर कुछ भी कहने या करने की हिम्मत नहीं हुई। उसके पास कोई मुंह ही नहीं बचा था। उसने बस अपना सिर झुका लिया। वुटिंग ने अपना कांपता हुआ हाथ देखा। ये थप्पड़ मेरे बेटे के लिए था, जो तुम्हें पापा कहता है। झेंग काई की आंखें लाल हो गईं। मुझे नहीं पता कि उसे दर्द हो रहा था या कुछ और महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे देखकर उस पर रति भर भी तरस नहीं आया। इसके बाद जो हुआ वह मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा नाटक से भरा था, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे पर कीचड़ उछालने लगे। झेंग काई सबसे पहले बोला। उसने शायद सोचा कि जब बात यहां तक आ ही गई है और रिश्ता बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो सबसे पहले सारा दोष हे मियाओ पर मढ़ दिया जाए। ये सब इसी की पहल थी। जब भी तुम बिजनेस ट्रिप पर जाते थे, ये मुझे नीचे बुलाने के लिए मैसेज भेजती थी। हे मियाओ वहीं से उछल पड़ी। तुम बकवास कर रहे हो। मैं बकवास कर रहा हूँ? अपना वीचैट खोल कर देखो। पहले मैसेज कौन भेजता था, कौन कहता था कि नीचे आ जाओ, मेरे पास सब लिखा हुआ है। हे मियाओ का चेहरा तुरंत लाल हो गया। शर्म का लाल नहीं, बल्कि सरेआम पोल खुलने वाला लाल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे अपनी पत्नी के साथ रिश्ते खराब हैं। तुमने कहा था कि तुम तलाक लेने वाले हो। वो टिंग ने यह सुना तो मुड़कर झेंग काई को देखा। उसने कहा था कि सही वक्त आने पर वह तुम्हें बता देगा। मैं तो बस ऐसे ही तुम बस ऐसे ही कह रही थी, तो तुम क्यों नहीं गई? बोलो ना। अरे बाप रे, क्या आप ये सुन रहे हैं? 2 लोग जो एक दूसरे से छिपाकर चक्कर चला रहे थे, आज अपने अपने पार्टनर्स के सामने एक दूसरे की धज्जियां उड़ा रहे थे। मैं वहीं बगल में बैठा था। सच कहूं तो ये देखकर बहुत सुकून मिल रहा था। वो टिंग ने भी उन्हें नहीं रोका। हम दोनों बस उन दोनों को आपस में लड़ते हुए देखते रहे। हे मियाओ ने फिर एक और बड़ा खुलासा कर दिया। तुम सिर्फ मेरे सामने ही बहुत सीधे नहीं बनते थे। तुम्हारे पास मेरे घर की चाबी थी। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता? तुमने कहा था कि तुम चाबी लेकर आए थे। मैं हैरान रह गया। चाबी? उसके पास चाबी थी। वीडियो में मैंने उसे चाबी से दरवाजा खोलते देखा था, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि हे मियाओ ने उसे अपनी स्पेयर चाबी दी होगी।
ये तो उसकी अपनी खुद की बनाई चाबी निकली। झेंकाई का चेहरा उतर गया। कौन सी चाबी? तुम कुछ भी बकवास कर रही हो। तुम क्या नाटक कर रहे हो? तुमने चाबी अपनी कार के ग्लोव बॉक्स में रखी थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पुटिंग ने ये सुना तो बिना एक शब्द कहे वहां से बाहर निकल गई। झेंकाई घबरा गया। तुम कहाँ जा रही हो? क्या कर रही हो? तुम्हारे कार का ग्लोव बॉक्स देखने? मत जाओ, ये तुम्हारा मैटर नहीं है। पुटिंग ने मुड़कर देखा भी नहीं। झेंकाई उसके पीछे भागने लगा, लेकिन मैंने खड़े होकर उसका रास्ता रोक लिया। बैठ जाओ। उसने मेरी तरफ देखा, फिर दरवाजे की तरफ। बैठ जाओ। अगले 5 मिनट तक लिविंग रूम में सन्नाटा छाया रहा। इन 5 मिनटों में कोई कुछ नहीं बोला। हे मियाओ सोफे पर बैठी अपने नाखून चबा रही थी। झेंकाई अपना सिर झुकाए दोनों हाथ आपस में भींचे बैठा था। मैं कुर्सी पर बैठा अपनी टांग पर टांग चढ़ाए शांत था। मेरा दिल पूरी तरह स्थिर था। 5 मिनट बाद वुटिंग वापस आई। उसके हाथ में एक चांदी की चाबी थी जिस पर एक छोटा सा चाबी का रिंग लगा था, एक छोटे से घर के शेप में। मैं उस की रिंग को बहुत अच्छी तरह जानता था। हमने मैरिज रजिस्ट्रेशन वाले दिन सिविल अफेयर्स ब्यूरो के बाहर एक दुकान से दो एक जैसे की रिंग खरीदे थे, एक उसके लिए, एक मेरे लिए। हे मियाओ की चाबी उसके अपने की चैन में थी और मेरी चाबी घर की स्पेयर चाबी में लगी थी। स्पेयर चाबी हमेशा दराज में रखी रहती थी। मुझे लगा था कि वह हमेशा वहीं रहती है, लेकिन अब वह वुटिंग के हाथ में थी। मुझे ये झेंकाई की कार से मिली। फुटिंग झेंकाई के पास आई और चाबी उठाकर दिखाई। क्या तुम इसे इस दरवाजे में लगाकर देखना चाहोगे कि यह खुलता है या नहीं? झेंकाई के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। पुटिंग ने चाबी टी टेबल पर पटक दी। उसकी थपकी की आवाज सीधे मेरे पड़ोसी के घर की चाबी से मैच कर गई। तुम रोज स्लीपर्स पहनकर नीचे चले आते थे? तुम्हें सच में लगता था कि तुम इस घर के मालिक हो? झेंकाई के चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैं हे मियाओ की तरफ मुड़ा। और कुछ कहना है? जो भी कहना है अभी साफ साफ कह दो। हे मियाओ कुछ नहीं बोली। तुम नहीं बताओगी है ना? मैंने अपना फोन घुमाया और चैट के स्क्रीनशॉट्स निकाले। क्या मैं तुम्हें याद दिलाने में मदद करूं? मैंने एक एक करके सारे मैसेज नहीं पढ़े, सिर्फ 3 चुने। पहला, दूसरा और तीसरा। मुझे नहीं पता था कि वह इतना सीधा है, अंत में वह कुछ नहीं कर पाएगा। मैं हर मैसेज पढ़ने के बाद रुका और हे मियाओ का चेहरा देखा। जब पहला मैसेज पढ़ा तो उसने अपने होंठ काट लिए। दूसरे मैसेज पर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और तीसरे मैसेज पर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मुझे नहीं पता कि वह पकड़े जाने के डर से रो रही थी या शर्मिंदगी से, लेकिन अब उसके आंसुओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके आंसू अब मुझे दर्द नहीं देते थे। मुझे लगा था कि वह इस मोड़ पर अपनी गलती मान लेगी, कम से कम ऊपर ऊपर से ही सही। लेकिन मैं गलत था। उसने अपने आंसू पोंछे और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पश्चाताप की जगह, मैं कैसे कहूँ, गुस्सा और शिकायत का एक अजीब सा मिक्सचर था। ये बिल्कुल उस स्टूडेंट की तरह था जो परीक्षा में चीटिंग करते पकड़ा गया हो। गलती मानना तो दूर, वो उल्टा टीचर पर ही गुस्सा हो रहा हो कि उसका बैग क्यों चेक किया। थैंक यू आन, तुमने छुकर मेरा वीचैट देखा। क्या तुम्हें पता है कि ये मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन है? मैं हंस पड़ा। मैं सच में जोर से हंस पड़ा। कोई कड़वाहट वाली हंसी नहीं। उसकी बात पर मुझे सच में हंसी आ गई। तुम मेरे ही घर में किसी दूसरे मर्द के साथ सो रही थी और अब मुझसे प्राइवेसी की बात कर रही हो? क्या तुमने कभी सोचा कि मैंने ऐसा क्यों किया? तुम कभी घर पर नहीं रहते? क्या तुमने कभी मेरी परवाह की है? क्या तुमने कभी मेरी फीलिंग्स की कदर की है? वे खड़ी हो गई। उसकी आवाज ऊंची होती गई। जब मैं घर में अकेली होती थी तब तुम कहाँ थे? तुम बाहर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भागते रहते थे। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मुझे अकेले रहना पसंद नहीं है। क्या तुमने कभी सुना? तुमने ही मुझे दूर धकेला। तुमने कभी मुझे टाइम नहीं दिया, कभी मुझे लाड प्यार नहीं किया। उस टूटे फूटे घर के अलावा तुम्हें आता ही क्या है? अगर तुम मुझे खुश रखते तो क्या मैं किसी और के पास जाती? दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिए कि वो क्या कह रही थी। उसने धोखा दिया। वह बिस्तर पर रंगे हाथों पकड़ी गई और अब उसका रिएक्शन ये है कि वह मुझे दोष दे रही है कि मैंने उसे टाइम नहीं दिया, उसकी परवाह नहीं की, उसे सेटिस्फाई नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब करने के लिए मैंने ही उसे मजबूर किया हो, जैसे उसके अफेयर की जिम्मेदारी भी मेरी ही हो। आप इस बात को क्या कहेंगे? मुझे गुस्सा नहीं आया। मुझे लगा था कि मुझे गुस्सा आएगा, लेकिन उस पल मैं बहुत शांत था, आमतौर से भी ज्यादा शांत। तुम सही कह रही हो। हे मियाओ सन्न रह गई। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझ में ही एक बहुत बड़ी कमी थी। वो और भी हैरान हो गई। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कहूंगा। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरी सबसे बड़ी कमी यह थी कि मैंने तुमसे शादी की। हे मियाओ का चेहरा फक पड़ गया। उसने अपना मुंह खोला लेकिन कुछ बोल नहीं सकी। आज से मैं इस कमी को सुधारने जा रहा हूँ। मैं उठा, गलियारे में गया और शू कैबिनेट के नीचे से झेंकाई के जूते निकाले। मैं खिड़की के पास गया, खिड़की खोली और जूठों को बाहर फेंक दिया। 15वीं मंजिल से वे जूते सीधे नीचे लगे पौधों में जाकर गिरे। मैंने तुम्हारे झूठों का ठिकाना लगा दिया है। अब तुम जा सकते हो, मैंने झेंकाई से कहा। झेंकाई ने वुटिंग की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखा और उठ खड़ा हुआ। वह दबी दुम वाले कुत्ते की तरह मेरे घर से बाहर निकल गया। वह नंगे पैर कॉरिडोर में जा बैठा। उस पल सच कहूं तो वह जरा भी हैंडसम नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे देखकर बहुत सुकून मिला। क्या आपको लगता है कि बात यहीं खत्म हो गई?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बस शुरुआत ही। उसी रात मैंने घर का लॉक बदलवा दिया, लॉक स्मिथ को बुलाया और 1 घंटे के अंदर नया डिजिटल लॉक लगवा लिया। अब उसकी सिर्फ एक चाबी मेरे पास थी। जब हे मियाओ घर छोड़कर जा रही थी तो मैंने उसे नहीं रोका। उसने अपने बैग में कुछ कपड़े ठूंसे। उसने शुरू से अंत तक मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। जब वह दरवाजे के पास पहुंची तो मुड़ी और बोली, तुम पछताओगे। जिन्हें छोड़ा जाता है उन सभी को लगता है कि सामने वाला पछताएगा। मैंने नया दरवाजा बंद कर दिया। लॉ के लॉक होने की आवाज कानों को बहुत सुकून दे रही थी। वुटिंग मुझसे भी ज्यादा सख्त निकली। वह उसी दिन घर गई, अपना सामान पैक किया और अपने बच्चे को लेकर अपनी माँ के घर चली गई। झेंग का लिफ्ट तक उसके पीछे भागा भागा आया। वुटिंग ने उससे कहा, मेरे पीछे मत आना। अगर तुम मेरे पीछे आए तो मैं अभी पुलिस को फोन कर दूंगी और कहूंगी कि तुम्हारे घर में बम लगा है। झेंकाई की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। उसे शर्म की परवाह नहीं थी, लेकिन वह पुलिस से डरता था। अगले ही दिन सोसाइटी के व्हाट्सएप/वीचैट ग्रुप में हड़कंप मच गया। उस ग्रुप में 300 से ज्यादा लोग थे। किसी ने एक फोटो पोस्ट कर दी थी। वह कैमरे का स्क्रीनशॉट था जिसमें झेंकाई स्लीपर्स पहने, हाथ में बियर लिए 1502 नंबर फ्लैट का दरवाजा खोल रहा था। टाइम बिल्कुल साफ दिख रहा था, दोपहर 2:32 बजे। फोटो के नीचे एक लाइन लिखी थी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि 1602 वाले पड़ोसी दोपहर में 1502 में क्या करने जाते हैं? आप किससे मिलने जाते हैं? 1502 के मालिक तो उस वक्त घर पर नहीं होते। ग्रुप का कमेंट सेक्शन तुरंत फट पड़ा। क्या ये 16वीं मंजिल की कार शॉप वाला बंदा नहीं है? 15वीं मंजिल वाले घर में जा रहा है, वही बंदा जो अक्सर बिजनेस ट्रिप पर रहता है। धिकार है कि पत्नी उस समय घर पर होती है और ये स्लीपर्स पहनकर वहां जा रहा है। इतनी बेतकल्लुफी। तो ऊपर नीचे रहने का असली फायदा ये उठाया जा रहा था। उस दिन झेंग साहब पानी का पाइप ठीक करने में मदद कर रहे थे। लगता है पाइप नहीं, कुछ और ही ठीक हो रहा था। कम से कम 4 पड़ोसियों ने अलग अलग रास्तों से यह खबर हेमियाओं के कानों तक पहुंचा दी। वह भागता हुआ वापस आया। वो मेरे घर के दरवाजे पर खड़ा होकर डोरबेल बजाता रहा। उसने पूरे 5 मिनट तक बेल बजाई। मैंने दरवाजे के आई होल से देखा। उसका सारा मेकअप बिखरा हुआ था और चेहरा उतरा हुआ था। उसकी लिपस्टिक रगड़ कर ठोड़ी पर फैल गई थी। उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे। वीडियो में भी उसकी हालत ऐसी ही हो गई थी। मैंने दरवाजा नहीं खोला। फिर उसने बदहवासी में दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। फेंक युआन, तुमने वह सब ग्रुप चैट में क्यों पोस्ट किया? क्या तुम्हें पता है कि सब लोग हमारे रिश्ते का तमाशा देख रहे हैं? हे मियाओ। करीब 10 मिनट तक दरवाजा पीटता रहा, फिर वहीं कॉरिडोर में बैठकर रोने लगा। सेंसर वाली लाइट बार बार जलती और बुझती रही। आखिरकार थक हार कर वह चला गया। झेंकाई का हाल भी कुछ बेहतर नहीं हुआ। वुटिंग जब अपने मायके पहुंची तो उसने सबसे पहले अपने दोनों भाइयों को पूरी बात बताई। वुटिंग के 2 भाई थे, एक ट्रक चलाता था और दूसरा इंटीरियर डेकोरेशन का काम करता था। वे दोनों चुप बैठने वाले लोगों में से नहीं थे। अगली दोपहर दोनों एक छोटा वैन/ट्रक लेकर सीधे झेंकाई की कार ब्यूटी शॉप पर पहुंच गए। उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाया, न ही कोई मारपीट की, लेकिन जो उन्होंने किया वह मारपीट से भी कहीं ज्यादा असरदार था। वे दोनों दुकान के गेट पर खड़े हो गए। जैसे ही कोई कस्टमर आता वे बड़े मुस्कुराकर उसका स्वागत करते। भैया, क्या आपको पता है इस दुकान का मालिक ऊपर अपनी पड़ोसी की पत्नी के साथ सोता है? वह उसी के घर के नीचे रहता है। कस्टमर एकदम उलझन में पड़ जाता। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो आप अपनी कार अंदर ले जा सकते हैं, हम तो बस आपको खबर दे रहे थे। कस्टमर उन दोनों को देखता, फिर दुकान की तरफ देखा और चुपचाप अपनी गाड़ी मोड़कर चला जाता। फिर दूसरा कस्टमर आया। नमस्ते भैया, एक बात बतानी थी। वह भी गाड़ी घुमाकर निकल गया। तीसरा आया, चौथा आया। बाद में तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कस्टमर्स की गाड़ियां जैसे ही दुकान के गेट पर पहुंचती, वे बाहर 2 लंबे चौड़े आदमियों को खड़ा देकर खुद ही गाड़ी घुमाकर निकल जाते। अकेले दोपहर में ही 10 से ज्यादा गाड़ियां बिना काम कराए लौट गईं। झेंकाई दुकान के अंदर बैठा छटपटा रहा था। आखिरकार वह बदहवास होकर बाहर निकला और उन दोनों से भिड़ गया। तुम लोग मेरी दुकान के बाहर क्या कर रहे हो? मान जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। वुटिंग का बड़ा भाई जोर से हंसा। पुलिस को बुलाओगे तो साथ में उन्हें यह भी समझा देना कि तुम्हारे पास पड़ोसी के घर की चाबी कहां से आई। झेंकाई के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। छोटे भाई ने अपने पूर्व जीजा को ताना मारा। क्या कल भी तुम्हारी दुकान खुलेगी? हम कल फिर आएंगे। झेंकाई गुस्से से लाल पीला हो रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। 1 से 2 में वह उनसे जीत नहीं सकता था। अगर हाथ उठाता तो इरादतन हमला, इंटेंशनल हार्म का केस बनता, और अगर हाथ ना उठाता तो खड़े होकर अपने ग्राहकों को एक एक करके लौटते देखना पड़ता। उस रात उसने वुटिंग को 17 बार कॉल किया। वुटिंग ने एक भी कॉल नहीं उठाया। जब 18वीं बार फोन बजा तो वुटिंग ने फोन उठाया। उसने बस इतना ही कहा, कल वकील आएगा, और फोन काट दिया। उधर हे मियाओ के घर का माहौल और भी ज्यादा हंगामेदार था। उसकी माँ आई थी, माफी मांगने नहीं बल्कि तर्क वितर्क रीजनिंग करने। हे मियाओ की माँ 50 साल के आसपास की थी, थोड़े घुंघराले बाल और बहुत ही तीखी आवाज। वह मेरे घर के दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन अंदर आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह दरवाजे से ही मुझे चिल्लाकर बोलने लगी, फेंक, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाजा खोला और उन्हें अंदर आने दिया। अंदर आते ही उन्होंने चारों तरफ देखा।
वह इस घर में कई बार आ चुकी थी। हर बार जब आती थी तो कहती थी कि इंटीरियर स्लैश डेकोरेशन बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन आज उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वह सोफे पर बैठ गई। उन्होंने एक बड़े बुजुर्ग की तरह बात करना शुरू किया। फेंक, मियाओ मियाओ ने मुझे सब बता दिया है, गलती उसी की है। शुरुआत में तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन मुझे पता था कि आगे कोई ना कोई मोड़, टर्निंग पॉइंट जरूर आएगा। आखिरकार वह अपने असली मुद्दे पर आ ही गईं। युवाओं से गलतियां हो जाती हैं, ये तो नॉर्मल बात है। तुम मर्द हो, तुम्हें थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए। पति पत्नी के बीच ऐसी कोई बात नहीं होती जो सुलझ ना सके। मैं चुप रहा, उनसे कोई बहस नहीं की। तुम दोनों की शादी को 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, एक रिश्ता बना हुआ है। सिर्फ इस बात के लिए तलाक लेना सही नहीं है। उनकी बेटी मेरे ही घर में मेरे पड़ोसी के साथ सो रही थी और उन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मैं फिर भी चुप रहा। जब उन्होंने देखा कि मेरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो उन्होंने अपनी रणनीति बदली। मियाओ मियाओ रो रो कर अपनी आंखें सुझा चुकी हैं। उसे अपनी गलती का एहसास है। क्या तुम उसे एक बार माफ नहीं कर सके? आंटी, आप चाहती हैं कि मैं उसे माफ कर दूं? हाँ। मैंने टी टेबल से अपना फोन उठाया, फोटो गैलरी खोली और हे मियाओ और जेंकाई का वही वीडियो निकाल लिया जहां मैं अपनी बीमार माँ के लिए दलिया बनाकर गया था और वे दोनों मेरे लिविंग रूम में बैठे थे। पहले आप इसे देख लीजिए। हे मियाओ की माँ ने फोन लिया। उन्होंने करीब 30 सेकंड तक वीडियो देखा। उनके चेहरे का रंग उदासी से शर्मिंदगी में और शर्मिंदगी से सीधे नीले काले में बदल गया। उन्होंने फोन मुझे वापस दे दिया। काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तो फिर इस घर का क्या होगा? मैं 3 सेकंड तक उन्हें घूरता रहा। आंटी, जब आपकी बेटी किसी और के बिस्तर पर थी तब आपने ये सवाल पूछने के बारे में क्यों नहीं सोचा? उनका मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन वे कुछ बोल नहीं सकी। वह खड़ी हुई और जाने लगी। दरवाजे के पास पहुंचकर वह मुड़ी। क्या तुम उसे थोड़ा कम हिस्सा दे सके हो, वरना आगे उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैंने सीधे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद का काम बहुत सिंपल था। मैंने वकील हायर किया। जब सारे सबूत सामने आए तो वकील ने फाइलों को पलटते हुए कहा, काफी है, सबूत बिल्कुल ठोस हैं, कसूरवार पक्ष वही है। घर मेरे नाम पर ही रहा। हे मियाओ को चुपचाप घर छोड़कर जाना पड़ा। पूरी कानूनी प्रक्रिया के दौरान उसने ज्यादा बहस नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पास हाथ में कोई पता, कार्ड्स बचा ही नहीं था। दस्तखत, सिग्नेचर वाले दिन उसने ब्लैक शर्ट पहनी थी और अपनी टोपी बहुत नीचे तक झुका रखी थी। साइन करने के बाद वो खड़ी हुई और कुछ सेकंड के लिए दरवाजे पर रुकी। मुझे लगा वो शायद कुछ कहेगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप चली गई। कोर्ट ने वोटिंग का केस भी फाइनल कर दिया। तलाक मंजूर हो गया। बच्चे की कस्टडी वोटिंग को मिली और झेंग काई को हर महीने 4,000 युआन गुजारा भत्ता, एलिमोनी देने का आदेश हुआ। झेंग काई की दुकान उस घटना के बाद पूरी तरह बर्बाद हो गई। ज्यादातर कस्टमर्स हाथ से निकल गए थे। ऊपर से तलाक में जायदाद का एक बड़ा हिस्सा बंट गया, जिससे उसकी दुकान का कैपिटल फ्लो ही टूट गया। 2 महीने भी नहीं बीते कि उसे दुकान बेचनी पड़ी। सुना है कि जिस दाम में उसने दुकान खरीदी थी उससे 1/3 कम कीमत पर उसे बेचना पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि बाद में मुझे पड़ोसियों से पता चला कि हे मियाओ और झेंगकाई एक साथ रहने लगे थे। शायद उन्हें लगा होगा कि अब दोनों की ही बदनामी हो चुकी है तो साथ ही आ जाएं। लेकिन उन दोनों का साथ 3 महीने भी नहीं टिक सका। क्यों? क्योंकि हे मियाओ को पता चला कि झेंगकाई सिर्फ उसी के साथ चक्कर नहीं चला रहा था। उसकी कार ब्यूटी शॉप पर एक फीमेल कस्टमर आती थी, 30 से 35 साल की महिला जो ऑडी कार चलाती थी। वह गाड़ी वॉश कराने आती थी, लेकिन गाड़ी धोने के बहाने बात कहीं और ही पहुंच जाती थी। हे मियाओ ने उनके चैट रिकॉर्ड्स पकड़ लिए और वहीं पर हंगामा खड़ा हो गया। तुम तो कहते थे कि सिर्फ मैं ही तुम्हारी लाइफ में हूँ, अपनी आंखें खोलकर देखो तुमने क्या क्या कहा है। दोनों के बीच 3 दिन और 3 रात तक भयंकर झगड़ा हुआ। आखिरकार हे मियाओ अपना सामान समेटकर वहां से भी चली गई। जाने से पहले उसने झेंगकाई को एक नया जैकेट दिया। झेंगकाई ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कुछ एहसान फरामोश लोगों से मिलना थी। लेकिन कमेंट सेक्शन में सिर्फ लोगों का मजाक भरा पड़ा था, क्योंकि हर कोई जानता था कि वह खुद कौन है और उसने क्या किया था। बाद में मैं अपने इस 89 स्क्वायर मीटर के घर में अकेला रहने लगा। मैंने एक नया सोफा खरीदा, पुराने वाले को फेंक दिया क्योंकि उस पर बैठने की मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी। मैंने नया बैकपैक खरीदा, नई स्लीपर्स खरीदी। घर में सिर्फ 2 जोड़ियां रखीं और दोनों मेरी खुद की थीं। मैंने बालकनी का वो स्नेक प्लांट भी बदल दिया। जब मेरी माँ घर की सफाई में मदद करने आई तो उन्होंने पूछा, तुम अकेले क्यों रह रहे हो? मैंने कहा, मेरा तलाक हो गया है। क्यों? अब साथ रहना मुमकिन नहीं था। मेरी माँ काफी देर तक खामोश रही, फिर बोली, उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। माँ ने एक ठंडी सांस ली। मुझे तो बहुत पहले से ही लगता था कि वह दिल से सही नहीं है, लेकिन उस वक्त तुम उसे बहुत पसंद करते थे। अब क्या ही कहा जाए। ठीक है माँ, अब सब खत्म हो चुका है। हाँ, अब आगे की सोचो।
माँ ने फिर से आह भरी और मेरे लिए नए पर्दे टांगने में मदद की। जाने से पहले उन्होंने बैग से एक नया पौधा निकाला। इसे बालकनी में रख देना, घर में अच्छा लगता है। और हाँ, रोज रोज बाहर का खाना मत खाना। मैंने फ्रिज में कुछ खाना बनाकर रखा है, उसे गर्म करके खा लेना। जब भी कोई काम हो मुझे फोन कर लेना। जी माँ, समझ गया। माँ के जाने के बाद मैं थोड़ी देर बालकनी में खड़ा रहा। मैंने सोसाइटी की स्ट्रीट लाइट्स को देखा जो एक एक करके जल रही थीं। नीचे कुछ लोग टहल रहे थे। दूर से एक बच्चा अपनी माँ को पुकार रहा था। ये बिल्कुल एक नॉर्मल शाम थी, ठीक उसी शाम की तरह जब मैं और वुटिंग पार्क की बेंच पर बैठे थे। लेकिन आज माहौल अलग था। जो सड़ चुका था वह सड़ गया, जिसे फेंकना था वो फेंक दिया गया। मैंने अपना फोन उठाया। हे मियाओ का वीचैट अभी भी ब्लैकलिस्ट में था। मैंने उसे अनब्लॉक किया और सिर्फ 2 शब्द लिखकर भेजे, डिजर्व इट, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। फिर मैंने उसे दोबारा ब्लॉक कर दिया। मैंने फोन नीचे रखा, फ्रिज खोला, माँ का बनाया खाना निकाला और उसे गर्म किया। मैं अपने नए सोफे पर अकेला बैठा और खाना खाने लगा। सब कुछ बिल्कुल सही था।